मर्जर्स एंड एक्विजिशंस लॉ। आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया के मर्जर एंड एक्विजिशन लॉ को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम साबित हो सकती है। हम मुंदरजा झेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, सिचुएशन अनसुटेबल फॉर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी, बेनिफिट्स एंड पोटेंशियल ड्रॉबैक्स, डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड एक्विजिशन। तफसील से समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है इट इज़ अमंगस वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग ग्लोबल पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो वहाँ पर बिजनेसेस वगैरह हैं दे आर एक्सपेंडिंग एंड इवॉल्विंग डे बाय डे। मर्जर्स और एक्विजिशंस की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में मर्जर्स और एक्विजिशंस के लिहाज से रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं डेट इन्वॉल्व लीगल एंड स्ट्रेटेजिक बॉडीज़ लाइक टेक ओवर्स पैनल, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज एंड ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन। और अगर दूसरी वेस्टर्न अथॉरिटीज़ से कंपेयर किया जाए ऑस्ट्रेलिया को तो ऑस्ट्रेलिया ऑफर्स अ मोर फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर द M&A। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस क्या है? मर्जर एंड एक्विजिशंस जो हैं दे आर द वाइटल पार्ट किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, उसको फंक्शन करने के लिए इफेक्टिवली और उसको कम्पिटेंट बनाने के लिए दे प्ले अ मेजर रोल। इसके अलावा दे हेल्प अचीविंग efficiencies, रिडक्शन ऑफ competition इन द मार्केट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड पोर्टफोलियोज। और इससे ये इंश्योरिटी होती है कि जो फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दे आर ऑन द ट्रैक। बोथ द कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस अलाउ कंपनीज टू ग्रो और डाउन साइज विद चेंज इन द बिजनेस environment एंड द नेचर ऑफ their रिस्पेक्टिव बिजनेस। मर्जर्स क्या होता है? मर्जर होता है जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज आपस में म्यूचुअल डिसीजन से मिल जाती हैं और वो उनके लिए म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए भी ठीक होता है। और जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपस में मर्ज होती हैं उनके जो कंट्रोल और ऑपरेशन मैनेजमेंट होती है it either end up in the hands of a single party or may be shared. 5 common types हैं mergers की that can occur। एक है conglomerate merger, horizontal, market extension, product extension और vertical merger। conglomerate क्या होता है कि जब दो कंपनीज जिनके दरमियान में कॉमन कुछ भी नहीं होता when they merge together they merge with the aim कि वो अपने शेयर एसेट्स जो हैं वो शेयर करेंगे और जो बिजनेस रिस्क है वो रिड्यूस होगा। हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या है कि दो कंपनीज जो सेम इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं दे मर्ज टुगेदर। और ज़्यादातर वो होते हैं कंपीटर्स कि सेम मार्केट में सेम इंडस्ट्री में अगर दो कंपनीज आपस में compete कर रही हैं एक दूसरे से तो दे मर्ज टुगेदर। इसका पर्पस बेसिक एम क्या होता है कि कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है और आपको जो है आपकी मार्केट एक्सेस ज़्यादा हो जाती है। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर जो है इसमें दो कंपनीज सेम इंडस्ट्री की होती हैं लेकिन उनकी जो मार्केट्स हैं वो सेपरेट्स होती हैं। तो व्हेन दे मर्ज टुगेदर तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, मेन पर्पस, कि जो कस्टमर बेस है वो दोनों की आपस में जब मार्केट वैल्यू मिलती है तो दोनों कंपनीज की कस्टमर बेस जो है वो इंक्रीज करती है। प्रोडक्ट एक्सटेंशन। प्रोडक्ट एक्सटेंशन है कि जब दो कंपनी सेम इंडस्ट्री की आपस में मर्ज होती हैं लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं दोनों कंपनीज बना रही होती हैं व्हेन दे मर्ज टुगेदर तो जो प्रॉफिट हैं वो इंक्रीज होते हैं। इसके अलावा उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सेस बिगर मार्केट्स तक होती है। वर्टिकल मर्जर में होता है जब दो कंपनीज जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हों दे आर इन द सेम सप्लाई चेन सो दे मर्ज टुगेदर। इससे क्या होता है कि दोनों कंपनीज की आपस में जो एफिशिएंसी होती है कस्टमर्स को टाइमली अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करने की और सब, तो वो इंक्रीज हो जाती है। एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के जितने भी एसेट्स होते हैं और मेजोरिटी ऑफ शेयर्स होते हैं वो परचेज कर लेती है। इसकी भी 5 टाइप्स हैं: वैल्यू क्रिएटिंग, कंसोलिडेटिंग, एक्सेलरेटिंग, रिसोर्स एक्वायरिंग और स्पेकुलेटिंग। वैल्यू क्रिएटिंग में क्या होता है? वैल्यू क्रिएटिंग में होता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है उस कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है और फिर उसको प्रॉफिट के लिए दोबारा बेच दिया जाता है। कंसोलिडेटिंग में होता है कि जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है किस लिए कि उसको मार्केट में अपना कंपटीशन जो है वो रिमूव करना होता है। एक्सेलरेटिंग में होता है जब एक लार्जर कंपनी किसी स्मॉलर कंपनी को एक्वायर कर लेती है उसकी ग्रेटर रिसोर्सेज को यूज करते हुए
जो स्मॉलर कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मार्केट एक्सेस को एक्सेलरेट किया जाता है। रिसोर्स एक्वायरिंग में होता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनीज को एक्वायर करती है, रिसोर्सेज, स्किल्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजीज और मार्केट पोजीशनिंग जिसकी उनको ज़रूरत होती है, वो सब गेन करने के लिए, बिकॉज इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन डेवलपिंग देयर ओन। स्पेकुलेटिंग में क्या होता है? स्पेकुलेटिंग में होता है कि जब एक लार्जर कंपनी किसी स्मॉलर कंपनी को एक्वायर करती है किसी नए प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के साथ विद द एम ऑफ कैशिंग इन ऑन इट्स फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। बिजनेस एक्विजिशंस क्या होती हैं? दो टाइप के बिजनेस एक्विजिशंस होती हैं, एक होते हैं फ्रेंडली, एक होता है हॉस्टाइल। फ्रेंडली में ये होता है कि कंपनी खुद इनविटेशन देती है दूसरी कंपनीज को अपने बिजनेस को एक्वायर करने के लिए। और हॉस्टाइल एक्विजिशन में क्या होता है कि जब कंपनी अपना बिजनेस सेल नहीं करना चाहती लेकिन कोई ज़्यादा रिसोर्सफुल और पावरफुल कंपनी जो होती है वो एग्रेसिवली तौर पर उस कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेती है। एज द मोटिव इज टू टेक ओवर समवंस एज बिजनेस। जो एक्वायरिंग कंपनी होती है वो क्या करती है कि वो एक हाई प्रीमियम प्राइस जो है उसके ऊपर शेयर्स को बाय करने की ऑफर करती है, जिसे गेनिंग डिफरेंस भी कहते हैं ऑफर प्राइस और मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर के दरमियान में। दिस इंटाइसेस द शेयर होल्डर, और वो क्या करते हैं कि वो क्विक मनी हासिल करने के लिए अपने स्टेक्स को उनको सेल कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो एक्वायरिंग कंपनी होती है वो टारगेट कंपनी का जो मेजोरिटी स्टेक होता है और जो ओनरशिप कंट्रोल होता है वो अपने अंडर कर लेती है। थॉट्स। जब आप किसी एक्विजिशन में होता है कि आप एग्जिस्टिंग बिजनेस ही एक्वायर कर रहे होते हैं, तो जब आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्वायर करते हैं तो it enables a company to speed up its expansion process because they do not have to start from the very scratch। उनको शुरू से सारा काम नहीं करना पड़ता। ऑलरेडी एक प्रोसेस जो है, कंपनी की टारगेट कंपनी जो है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश होती है, सारे प्रोसेस पोजीशन में होते हैं। इसके अलावा जो एक्वायरिंग कंपनी होती है उसको सिर्फ और सिर्फ फोकस किसके ऊपर करना पड़ता है? अपने बिजनेस को मर्ज करने के लिए, ताकि इट कैन मूव अहेड with its growth strategies. However, in reality, when you thought about acquisition, it is not as simple as it is seems, क्योंकि mostly जो acquisition strategies होती हैं they fail miserably, क्योंकि implementation attitudes ठीक नहीं होते, strategies ठीक नहीं होती। मेजर रीज़न एक्विजिशंस के क्या हो सकते हैं? आपकी मार्केट पावर इंक्रीज होती है, आपके एंट्री बैरियर्स कम हो जाते हैं, कॉस्ट नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की वो रिड्यूस हो जाती है, मार्केट तक आपकी एक्सेस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। नए डेवलप प्रोडक्ट जब आप करते हैं तो उनके साथ कुछ रिस्क भी होते हैं, वो रिस्क रिड्यूस हो जाते हैं। Increase the diversification of businesses, providing improved capacity utilization, making better use of existing sales force, gaining economies of scale, and avoid excessive competition. वो सिचुएशंस जो कि एक्विजिशन के लिए अनसुटेबल हैं। When the acquisition strategy fails, it fails because companies often experience difficulties when trying to integrate divergent corporate cultures। ठीक है, दो कंपनीज हैं, उनके डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज हैं, जब वो आपस में जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, when they are integrating, so both the companies will have to experience some difficulties। इसके अलावा अगर मैं कोई कंपनी एक्वायर कर रही हूँ तो मे बी उस कंपनी से मुझे इतना ज़्यादा फायदा ना हो। मे बी आई ओवर एस्टिमेटेड द पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इसके अलावा एक्विजिशंस टेंड टू बी वेरी एक्सपेंसिव एंड कंपनीज ऑफन डू नॉट प्रिसाइजली स्क्रीन देयर एक्विजिशन टारगेट्स। पर्पस क्या हो सकते हैं एक्विजिशन स्ट्रेटजीज के? मर्जर एक्विजिशन स्ट्रेटजीज जो हैं दे आर प्राइमरीली सिमिलर एंड दे कैन ड्रामेटिकली स्ट्रेंथन अ कंपनीज मार्केट पोजीशन। जो competitive एडवांटेजेस होती हैं कंपनीज के लिए, उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर होती हैं, जो रिसोर्स गैप्स हैं वो फिल आउट होते हैं, और जो कंपनी होती है जो चीज़ें वो पहले नहीं कर सक रही होती, जो अपॉर्चुनिटीज वो पहले ग्रैब नहीं कर सक रहे होते, तो वो अकेले तो वो उनके लिए इजी हो जाती हैं। इसके अलावा जो स्किल्स हैं दोनों कंपनीज के वो कंबाइन हो जाते हैं, competitive कैपेबिलिटीज जो हैं कंपनीज की दोनों की मर्ज्ड हो जाती हैं। एक ज़्यादा जो जियोग्राफिकल कवरेज है वो आपको मिलती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपकी बढ़ जाती हैं, आपकी प्रोडक्शन में कैपेसिटी ऐड होती है, न्यू एरियाज आप एक्सप्लोर करते हैं। इसके अलावा इंश्योर कंसिडरेबल कॉस्ट सेविंग थ्रू कंबाइनिंग ऑपरेशंस ऑफ सेवरल कंपनीज। प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एक्विजिशन जो है इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड मोस्ट क्रिटिकल
प्रोसेस जब आप कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं। एक गलत डिसीजन या एक गलत मूव जो है वो आपके पूरे जो स्ट्रेटजी है उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इट शुड certainly be followed in a way that a company can gain maximum benefits with the deal. Following are some of the important steps in the M&A process. Business valuation, it is the first and foremost step जो कि बिजनेस और एक्विजिशन का है। इस स्टेप पर आप जो टारगेट कंपनी होती है उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर मार्केट वैल्यू को एग्जामिन और इवेल्युएट करते हैं। उसके अलावा आपको जो कंपनी है, जो टारगेट कंपनी है, उसके बारे में आपको पूरी रिसर्च करनी चाहिए। उसके कैपिटल गेन्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मार्केट शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कॉर्पोरेट कल्चर, स्पेसिफिक बिजनेस स्ट्रेंथ्स और क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट। Many other aspects should be considered to ensure if a proposed company is right or not for a successful merger. फिर आता है प्रपोजल फेज। प्रपोजल फेज में क्या होता है कि जब आप जो टारगेट कंपनी है उसको मर्जर या एक्विजिशन के लिए अपना प्रपोजल भेजते हैं। उसमें आप अपने डील की डिटेल्स, स्ट्रेटजीज, अमाउंट और कमिटमेंट्स वगैरह मेंशन करते हैं। ठीक है, और ये प्रपोजल जो है आप एज अ नॉन बाइंडिंग ऑफर डॉक्यूमेंट के तौर पे भी भेज सकते हैं। फिर आता है प्लानिंग एग्जिट। जब कंपनी अपने ऑपरेशंस को सेल करने के बारे में डिसाइड कर लेती है तो जो नेक्स्ट फेज आता है वो होता है हाउ द कंपनी विल प्लान एन एग्जिट। जो कंपनी है उसको अपना एग्जिट का डिसीजन एक ऐसे ऑर्गेनाइज और प्रॉफिटेबल मैनर में लेना पड़ता है ताकि उससे उसके उस डिसीजन से उसको मैक्सिमम बेनिफिट एडवांटेज जो है वो मिल सके। इस प्रोसेस में जो मैनेजमेंट है उसे अपने फाइनेंशियल और दूसरे बिजनेस इश्यूज जो हैं जैसे कि वो फुल सेल मतलब अपना फुल बिजनेस सेल करना चाहते हैं या फिर कोई पार्शियल सेल करना चाहते हैं, वो सारा कुछ एस्टिमेट करना पड़ता है इंक्लूडिंग इवेल्युएटिंग वेरियस ऑप्शंस ऑफ री इन्वेस्टमेंट्स। स्ट्रक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है कि जब आप अपना मर्जर और एग्जिट प्लान फाइनलाइज कर लेते हैं तो न्यू एंटिटी और द टेक ओवर कंपनी जो है उसको कुछ इनिशियल इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं ताकि जो मार्केटिंग के लिहाज से और कुछ इनोवेटिव स्ट्रेटजीज जो है वो उसको डेवलप करनी पड़ती हैं ताकि जो बिजनेस है उसको इन्हेंस किया जाए, उसकी क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए। और फिर आता है स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि दोनों कंपनीज के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इंटीग्रेशन स्टेज पर आप उन पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। इसमें आ जाता है सारा प्रोसेस जिसमें डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन से लेकर, ठीक है, साइनिंग द एग्रीमेंट और निगोशिएटिंग द डील, ये सारा कुछ आ जाता है। इसके अलावा फ्यूचर रिलेशनशिप कैसा रहेगा कंपनीज का, उन पैरामीटर्स को भी आप डिफाइन करते हैं। ऑपरेटिंग द वेंचर, जब एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हो जाते हैं देन इट कम्स टू एंटरिंग इनटू द वेंचर। इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू ऑपरेट द वेंचर। इस ऑपरेशन में क्या होता है कि दोनों कंपनीज ने कुछ सेट और प्री डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस रखी होंगी, तो वो देखी जाती हैं कि वो मीट हो रही हैं कि नहीं। फिर आता है द एम एन एम जो है इट इज़ अ ट्रांजैक्शन आफ्टर द डील, जिसमें तमाम जो ज़रूरी मेजर्स होते हैं और एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि दोनों कंपनीज की डिज़ायर्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो देखे जाते हैं। स्ट्रेटजीज ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन। स्ट्रेटजीज जो हैं दे प्ले एन इंटीग्रल रोल जब आप मर्जर्स और एक्विजिशन की बात करते हैं। एक साउंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन और प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके जो एक्सपेक्टेड डिज़ायर्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए, सक्सेस को इंश्योर करने के लिए। हर कंपनी का डिफरेंट कल्चर होता है, वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं फॉर मर्जर। फॉलोइंग आर सम ऑफ द एसेंशियल स्ट्रेटजीज ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन दैट कैन वर्क वंडर्स इन द प्रोसेस। जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है प्लान ड्राइवर्स। बिजनेस प्लान ड्राइवर्स जो हैं उनको डिटरमिन करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट बिजनेस स्ट्रेटजीज टू अ सेट ऑफ ड्राइवर्स। इसको आप कह रहे हैं कि आप सेगमेंट्स, आपकी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं आप उनको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर इन सेगमेंट्स को फॉलो करते हुए आप जो है उनको एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन कंसीडर करते हुए आप अपना जो मर्जर प्लान है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते हैं। देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेंडेड बिजनेस मार्केट। जो आपकी टारगेट कंपनी है आपको उसकी जो बिजनेस मार्केट है उसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। उसका मार्केट शेयर, टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स और जियोग्राफिक लोकेशन, सबके बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा
हर बिजनेस से रिगार्डिंग कुछ रिस्क भी होते हैं, उन रिस्क को आपको प्रियोर जो है अंडरस्टैंड और इवेल्युएट करने की ज़रूरत है, जो कि आपके बिजनेस पर बाद में इम्पैक्ट कर सकते हैं। इस सब के बाद आता है कि आप जो मार्केट है उसको किस तरीके से असेस करेंगे। तो उसके लिए कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपको सोचने पड़ते हैं, जैसे कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज, रिसेंट ट्रेंड्स और कस्टमर फीडबैक। फिर आता है इंटीग्रेशन प्रोसेस। जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है शुड बी टेकन इन लाइन विद द कंसेंट ऑफ द मैनेजमेंट फ्रॉम बोथ द कंपनीज वेंचरिंग इनटू द मर्जर। दोनों मैनेजमेंट पार्टीज जो हैं उनसे जो है वो उनको कंसीडर करना पड़ता है, कंसेंट लेना पड़ता है। रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स और फ्यूचर पैरामीटर्स जो हैं शुड बी डिसाइडेड विद द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फ्रॉम बोथ एंड्स। दोनों कंपनीज के पास जो इंफॉर्मेशन है वो उनको आपस में एक्सचेंज करनी चाहिए ताकि नॉलेज जो है इंक्रीज हो। और इसमें आ जाता है जब दोनों कंपनीज आपस में बैठ के अपनी नॉलेज शेयर करेंगी, उसके ऊपर कंसीडर करेंगी, तो उसमें वर्क कल्चर, एम्प्लॉय सिलेक्शन और वर्किंग एनवायरनमेंट वगैरह भी आ जाता है। इन द एंड ensure that all those involved in the merger, including management of the merger companies, stakeholders, board members, investors, they are agree on the defined strategies, and once approved, the merger can be taken forward to finalizing a deal. बेनिफिट्स एंड पोटेंशियल ड्रॉबैक्स। एडवांटेजेस मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की हैं कि आपकी जो इकोनॉमीज ऑफ सेल होती है वो इम्प्रूव होती है, मार्केट शेयर बढ़ता है, better distribution potential, tax benefits, healthy competitive environment, reduce cost and enhance talent and availability of better financial sourcing. Disadvantages include huge legal cost, increased risk given the dynamic nature of business, possible brink of internal conflicts, reskilling of employees might be time consuming and expensive requirement, and high cost of market penetration of new product and services. डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड एक्विजिशन। डेफिनेशन से शुरू करते हैं। जब मर्जर में क्या होता है कि दो कंपनीज आपस में मिलकर एक कंपनी बनाते हैं और उस टर्म को हम मर्जर कहते हैं। जो दो कंपनीज होती हैं दे एंड टू एग्जिस्ट एंड न्यू कंपनी इज फॉर्म। एक्विजिशन के केस में क्या होता है कि एक्वायरिंग कंपनी जो एक्वायर्ड कंपनी है उसकी मेजोरिटी स्टेक के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेती है, और जो एक्वायरिंग कंपनी होती है इट कॉन्टिन्यूज टू एग्जिस्ट। कंपनीज मर्जर्स में कंपनी सेम साइज की होती हैं, दे आर कंबाइंड टुगेदर, जबकि एक्विजिशंस में लार्जर कंपनीज स्मॉलर कंपनीज को एक्वायर करती हैं। चैलेंजेस। मर्जर्स दो कंपनीज होती हैं सेम साइज की, वो आपस में कंबाइन होती हैं ताकि उनकी जो पोटेंशियल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो सकें, अलोंग विद ब्रेकिंग द ट्रेड बैरियर्स। एक्विजिशन में क्या होता है कि दो कंपनीज ऑफ डिफरेंट साइजेस कम टुगेदर टू conquer the challenges of decline of business. एग्रीमेंट। मर्जर्स के केस में एक बाय आउट एग्रीमेंट होता है जिसे मर्जर कहते हैं। दोनों ओनर्स म्यूचुअली डिसाइड करते हैं अपने बिजनेस को कंबाइन करने के लिए, ताकि उनको जो है उस बिजनेस से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो सके। एक्विजिशन में क्या होता है कि एक बाय आउट एग्रीमेंट होता है जिसे एक्विजिशन कहते हैं। जब अगर कंपनी अनविलिंग है टू बी बॉट, तो क्या होता है कि एक एग्रेसिव मूव जो है वो लिया जाता है। जो एग्रीमेंट होता है उसको वो एग्रेसिव होता है। एग्जाम्पल्स मर्जर्स की देखे जाए तो डिज्नी एंड पिक्सर मर्ज टुगेदर टू कोलैबोरेट इजिली एंड फ्रीली। एंड एक्विजिशंस के केस में देखा जाए तो इन अगस्त 2005 गूगल एक्वायर्ड एंड्रॉयड फॉर $50 million। टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स। दो तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं, ऑफ मार्केट टेकओवर्स और स्कीम ऑफ एग्रीमेंट। ऑफ मार्केट के केस में क्या होता है कि जो पोटेंशियल एक्वायरर है वो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक ऑफर देता है उनके शेयर्स को एक्वायर करने के लिए। और अगर चैप्टर 6 देखा जाए कॉर्पोरेशन एक्ट 2001 का, तो उसके अकॉर्डिंगली इट रेगुलेट्स द एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट इन ऑस्ट्रेलियन कंपनीज जहां पर मेंबर जो हैं वो 50 से ज़्यादा हैं, एंड इट प्रोहिबिट्स द एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट विच रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द वोटिंग पावर ऑफ एनी पर्सन इन अ वाइडली हेल्ड एंटिटी टू 20%। स्कीम ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है? स्कीम ऑफ एग्रीमेंट में जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के वो वोट करते हैं दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करने के लिए। जो स्कीम ऑफ एग्रीमेंट है इट इज अप्रूव्ड बाय द फेडरल कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अ स्टेट एंड टेरिटरी, द फैमिली कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और बाय अ कोर्ट टू विच सेक्शन 41 ऑफ द फैमिली लॉ एक्ट 1975 applies because of a proclamation under the subsection 41(2) of the act.
दूसरे मैकेनिज्म्स जो हैं जो कि M&A डील्स के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं, दे आर ऑफ मार्केट टेकओवर, ऑन मार्केट टेकओवर्स, कैपिटल रिडक्शंस, शेयर बायबैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। Types of business mergers. There are three types of business mergers: business horizontal, vertical, and conglomerate. Horizontal में क्या है कि it involves actual and potential supplies of goods and services. Vertical ये जो merger की form है, इसमें वो firms आ जाती हैं जिनके operating और potentially operating at different functional levels of the same vertical supply chain. Conglomerate में क्या आ जाता है, जो companies होती हैं that interact or potentially interact across several separate markets and supply goods or services that are in the same way related to each other fall under this class. Regulatory bodies and their jurisdiction. एक ब्रॉड रेंज ऑफ रेगुलेटर्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व जब एक्विजिशन और मर्जर्स ट्रांजैक्शंस की बात आती है, और जब उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, अप्रूव करने की बात आती है इन। और अगर ब्रॉड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं तो ओवरसीज रेवेन्यू अथॉरिटीज और उनके रेगुलेटर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन एजिक जो है इट इज़ द मेन रेगुलेटर जब एक्विजिशंस की बात आती है। एजिक जो है वो कॉरपोरेशन एक्ट और मार्केट सुपरविजन को एडमिनिस्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा चैप्टर 6 जो है टेक ओवर्स का, उसके प्रोविजंस में भी एजिक की तरफ से मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं, और कुछ कंप्लाइंसेस होती हैं, स्ट्रिक्ट कंप्लाइंसेस, जो कि कुछ सिर्कमस्टेंसेस में जो बिड है, डील है, उसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो उसकी सक्सेस के लिए ASIC has the authority to grant exemptions from those strict compliances. Takeovers panel. Takeover panel is the main forum regulating corporate control transactions by providing efficient and speedy resolutions to takeover disputes. ठीक है, इस जो भी ASIC की तरफ से डिसीजन लिया जाता है मॉडिफिकेशन और एग्जम्पशंस का टेक ओवर्स के लिहाज से, वो इसी पैनल के थ्रू जो है अप्रूव होता है। ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन ACCC। तो जो रोल है ACCC का, वो जितने भी एंटी कम्पेटिटिव रिजल्ट्स होते हैं मर्जर्स और टेक ओवर्स के लिहाज से, उनके ऊपर फोकस करती है ये अथॉरिटी। कंपटीशन और कंज्यूमर एक्ट 2001 में जितने भी जो प्रोविजंस हैं मर्जर से रिलेटेड, वो इसी रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू एडमिनिस्टर और इन्फोर्स किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 ऑफ द कंपटीशन एंड कंज्यूमर एक्ट, जो कॉरपोरेशन है may not directly or indirectly acquire shares in the capital of a body corporate or corporation or acquire any asset of a corporation or a person, अगर वो एक्विजिशन जो है वो उस कंपनी की मार्केट वैल्यू को कम करती हो तो। Section 50 of the Competition and Consumer Act applies to the following type of acquisitions, जिसमें acquisitions of share और assets आ जाता है within Australia, including but not limited to shares in Australian companies, domestic businesses आ जाते हैं, intellectual property and plant and equipment, और acquisition of shares or assets wherever situated, अगर acquire जो है if it is an Australian citizen incorporated in or carries a business in Australia. ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सचेंज एसिक जो है वो ये इंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जितनी भी कंपनीज हैं वो एसिक लिस्टिंग रूल्स में के साथ कंप्लाई करती हैं या नहीं, और वो उनके ऊपर लिस्टेड हैं या नहीं। This includes but is not limited to monitoring the compliances of listing rules by listed entities, particularly continuous and periodic disclosure requirements. इसके अलावा जो रीऑर्गेनाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग के लिहाज से प्रपोजल सबमिट करवाए जाते हैं, उनकी रिव्यूइंग, कंप्लाइंसेस, और अगर कोई मार्केट रूल्स की वॉयलेशन होती है उनकी इन्वेस्टिगेशन, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट रूल्स बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स। फिर आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू बोर्ड। फॉरेन इन्वेस्टर जब कोई इनिशिएटिव लेते हैं, जब वो अपने प्रपोजल सबमिट करवाते हैं, तो वो सारे जो हैं वो FIRB के थ्रू एग्जामिन होते हैं। इसके अलावा जो प्रपोजल सुटेबल हैं या नहीं हैं, इसकी रिकमेंडेशंस भी इसी रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से जो है गवर्नमेंट को रेकमेंड की जाती है।
Moreover, it ensures and monitors that the compliance is with foreign investment policy. ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग क्या है? रिस्ट्रक्चरिंग एक ऐसा एक्ट है जहां पर आप जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मॉडल होता है उसको आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करते हैं या चेंज करते हैं बेटर पर्पस के लिए। ये चेंजिंग्स लीगल ऑपरेशन प्रोसेसेस या ओनरशिप्स वगैरह भी हो सकती हैं। द काज ऑफ सच अ शिफ्ट इन द कंपनी कैन बी ईदर एक्सटर्नल और इंटरनल। क्योंकि चेंज काफ़ी एनॉर्मस होता है तो इट कैन हैव वेरियस इम्प्लीकेशंस फॉर द कंपनी। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के उनका या तो वो ज़्यादा हो जाते हैं या वो कम हो जाते हैं। स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स में चेंजिंग्स आती हैं। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि डिफरेंट रीजंस होते हैं जिनके बिहाफ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने रिस्ट्रक्चरिंग को कंसीडर करती है। इट कैन बी व्हेन अ कंपनी इज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव अ मैसिव ब्लो, या फिर वो अपनी जो बिजनेस है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना चाह रही है। तो ये सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड करता है कि कौन से रीजंस हैं जिनके बिहाफ पर रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर और एक्विजिशंस जो हैं दे आर द मोस्ट कॉमनली अप्लाइड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजीज। इससे क्या होता है, बिजनेस को अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने में हेल्प होती है, जो प्रोडक्शन लेवल है वो इंक्रीज होता है, मार्केट ऑपरेशंस इंक्रीज होते हैं। While merger means to combine, acquisition means to acquire. लीगल रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? लीगल रिस्ट्रक्चरिंग होती है जब आप अपनी कंपनी के अंदर कुछ लीगल लॉज जो हैं उनके अंदर चेंजिंग्स करते हैं, जो कानूनी लिहाज से कुछ जो चेंजिंग्स हैं आप वो करते हैं जिसमें आपकी कंपनी की ओनरशिप, लीगल बिजनेस पेपर वर्क, एग्रीमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है कि जब आप अपने बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, और उन चेंजेस में क्या आ जाता है, डेप्ट स्ट्रक्चरिंग आ जाती है, इक्विटी वगैरह आ जाती है। रीपोजिशनिंग, रीपोजिशनिंग में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस मॉडल है उसको न्यू तरीके से डेवलप करते हैं, उसको एक न्यू बनाते हैं। एन एग्जांपल ऑफ दिस कैन बी कि एन आईटी firm सेलिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स चेंजिंग टू बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर। मतलब आपने पूरे उसका एक बिजनेस मॉडल जो जिस तरीके से जो फंक्शंस थे उसके वो पूरे चेंज कर दिए। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन में आता है कि आप जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशन सेक्शन लेवल के ऊपर होती है कॉस्ट रिडक्शन। क्या होता है कि जो कोई मैनुअल प्रोसीजर्स होते हैं उनको आप ऑटोमेट कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, एम्प्लॉय जो जिनके लिए जिन कामों के लिए पहले एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं वो ऑटोमेटिक हो रहे होते हैं। तो उसकी वजह से आपकी जो है कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है। टर्न अराउंड रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, it is the huge part of the company. It involves changes in the operation side, administrative, products और services वगैरह। डिवेस्टमेंट क्या है? डिवेस्टमेंट एक ऐसा रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसीजर है जहां पर कंपनी जो है वो अपनी कंपनी का एक ऐसा पार्ट जो कि अंडर परफॉर्म कर रहा होता है, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता मार्केट लेवल पर, उसको सेल आउट कर देती है। स्पिन ऑफ में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का कोई सेपरेट डिपार्टमेंट है या कोई ऐसा पार्ट है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं उसको एज अ यूनिट, उस यूनिट को मैं एक कंपनी बना दूंगी। It is a restructuring process that employers use to attain a higher valuation of a part of the company. It involves making a particular business unit to be a company in itself while retaining the ownership. कंक्लूजन में है कि फॉलोइंग ग्लोबलाइजेशन, जो स्मॉलर कंपनीज होती हैं दे डिसाइड फॉर द मर्जर, ताकि वो जो हाईली competitive और लार्ज स्केल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उनके अगेंस्ट खुद को स्टैंड कर सकें। इसके अलावा दे कंसीडर मर्जर एज अ प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी, क्योंकि जो बिजनेस है उनका वो डायनामिक इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सके, उसके लिए वो सूटेबल हो, स्टैंड आउट कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी केसेस में जो मर्जर एक्विजिशंस की स्ट्रेटजी है वो काम नहीं करती। इट इज़ मे बी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, और जो मर्जर के लिए आपके प्लान स्ट्रेटजी होती है उसको आप इम्प्लीमेंटेशन करने की आपको उसकी नॉलेज नहीं होती कम्प्लीटली। Moreover, the high cost of business consolidation, like जो प्रोफेशनल फीसिस हैं बैंकर्स की, लॉयर्स की, एडवाइजर्स की, पेपर वर्क एक्सेट्रा, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो मर्ज हो रही हैं उनके कंबाइंड रेवेन्यू भी अगर आप कर लें तो समटाइम्स दे कुड नॉट कवर द इंटायर expenditure, which is leading to its failure. Another reason for an unsuccessful merger is the lack of efficient management टू यूनाइट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स। ठीक है, दोनों कंपनीज की मैनेजमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती कि वो आपस में मिल के काम एज अ टीम वर्क कर सके।
तो क्या होता है कि लोग जो हैं the most challenging task is to bring together people and make them work as a team. तो जब आप न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो वर्क फोर्स है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए सूटेबल हो, वो तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए फिट हो। तो क्या होता है कि काफ़ी जो आपका वर्क फोर्स है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, व्हिच इज़ लीडिंग टू अ कंप्लीट ब्रेकडाउन एट द ऑपरेशनल लेवल। थैंक यू। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971 565 499 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।